गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। आज है ट्यूसडे। अच्छा, बहुत से लोग मंगल को लेकर ना ये कह रहे होते हैं कि अच्छा मंगल को सफ़र नहीं करना, या मंगल को आपने फैसला नहीं करना, या मंगल को ऐसा नहीं करना होता है। सुपरस्टिशियस। हाँ, सुपरस्टिशियस बिलीव्स होते हैं मंगल को लेकर। अच्छा, वो क्यों हो जाते हैं? जो कि वाकई अगर मंगल को काम ऐसा करो और ख़राब हो जाए तो कहते देखा मैंने कहा था ना। तो ये मंगल को है। सफर नहीं करना, काली बिल्ली रास्ता काट दे तो ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, शीशा टूट जाए घर में तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। खैर ऑब्वियसली ये सुपरस्टिशियस बिलीव्स हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बट नीयत अच्छी रखें, अल्लाह से दुआगो हों और ये इस तरह की क्या बोलते हैं इसको, तवहम परस्ती, इससे दूर रहें। सही बात है। लेकिन हाँ, बहरहाल कुछ लोग अगर इस पे एक अपनी राय दे रहे होते हैं तो हम सोचते थे कि हम सिर्फ शेयर करें कि अच्छा वो क्यों ऐसे सोचते हैं। कोई ऐसा माजी में हुआ होता है मामला जिसकी वजह से उनके इतने स्ट्रॉन्ग बिलीव्स हो जाते हैं इस तरह, जिस आपने कहा ना, वो आईना टूट जाए, या फॉर दैट मैटर दूध उबल जाने पे भी होता है समटाइम्स कि दूध उबल गया है, उबल के गिर गया है। हाँ, उबल के गिर गया, अपशगुन हो गया है। ओके, वेरी हैवी। अच्छा, लेकिन आज दिस इज हाउ इट इज। इट इज हाउ इट इज। अच्छा, आज खैर हमारा मौजू ये नहीं, हमारा मौजू कुछ और था। मौजू ये था कि गलती, इंसान है ना, इंसान से गलती हो रही होती है। हम सब जब आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं, इवन ऑन सोशल मीडिया हम देखते हैं कि अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी सामने आते हैं, हम कहते हैं अच्छा ये गलती किसी की हुई। लेकिन आज हमारा सवाल ये है, चूँकि देखें इंसान है, गलती होती है, लेकिन एक क्या वजह है कि हम बजाय इसके कि अपनी गलती को तस्लीम करें कि फ़ाइन, आई मेड अ मिस्टेक, या मैं गलत था, या मैं गलत थी, या मुझसे गलत हुआ, बजाय इसके हम वो माने, हम ये करते हैं कि हम सर्कमस्टांसेस सामने रखते हैं, या हम उसको जस्टिफाई करते हैं, या हम डेस्टिनी का नाम दे देते हैं। तो आज हमारा सवाल ये क्या है? ये ईगो होती है आपकी, ये फियर होता है कोई, या कि अपना इमेज इतना इंपॉर्टेंट होता है, इतना ऊपर होता है कि आप अपनी गलती को उसके सामने जो है ना वो कहते हैं कि नहीं, बस गलती को छोड़ो, मेरा इमेज सबसे आगे है, मेरा इमेज, मेरा नाम, मेरा मकाम सबसे ऊपर है। ये क्यों होता है? ये मैं कोई स्पेसिफिक किसी इंसिडेंट के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं जनरली ये सवाल रख रहा हूँ कि क्या वजह है कि हम अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते, हम उसे जस्टिफाई करने को तैयार होते हैं। इवन वो जो हम उसे जस्टिफाई कर रहे होते हैं ना, समटाइम्स हम गलती से बड़ी गलती कर रहे होते हैं, उसको हम जस्टिफाई करके उस पर बात एक झूठ करके बोल रहे हैं, अगर आप एक गलती करें उसको छुपाने के लिए आपको 10 झूठ या 10 गलतियां और करनी पड़ रही होती हैं कि नहीं मैं ठीक था, और आप उसकी जस्टिफिकेशंस क्रिएट करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। माने एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी चीज़ है कि एक्सेप्ट करें, उसके बाद माफ़ी मांगें या अपने आप को सुधारें, और उसके बाद मूव ऑन विद योर लाइफ। एंड देन आई थिंक लोगों पे भी ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि कितना ज़रूरी है कि अगर किसी से गलती हो गई है तो उसकी जान छोड़ दें। वो उसका अल्लाह का मामला है, अगर वो माफ़ी मांग लेता है। बट ऑब्वियसली अगर वो मिस्टेक करता रहे, दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे, देन ऑब्वियसली इंटरफेरेंस हो जाती है। बट जो लोग, मैं कहती हूँ कि माफ़ी मांग लेते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, उनको आगे बढ़ने देना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। सही बात है। आज मुझसे भी तो गलती हुई है। हाँ, आज आपसे गलती हुई है कि आप अपने जूते घर छोड़ाई हैं। जी, मेरे जूते नाइस। आज मेरे जूते जो हैं वो घर मैं भूल गई हूँ। प्लीज ना ही जूम करें तो बेहतर है। लेकिन क्या जल्दी में थी आप? मैंने जो जूते पहने होते हैं घर में, आज मैं वो पहन के फिर मैं शो करी, क्योंकि मैंने कोशिश की कि यहाँ पे जितने लोग हैं ना, जितनी लड़कियां हैं, उनके जूते पहन के ट्राई करूँ, बट सबके खुले खुले जूते आ रहे थे। तो फिर मैंने कहा इट्स ओके, जो है उसको ऑन करना चाहिए। गलती हुई है तो ऑन करूं, एक्सेप्ट करूं, एंड देन नेक्स्ट टाइम कोशिश ये करूं कि ना भूलूं। नहीं, ऑन करती ना, फिर कहती स्टैंडिंग ओपनिंग करते हैं ना, फिर ना कहती ना नहीं, वो हाइट का बहुत फर्क, जूतों से ये मसला नहीं था मुझे, बट वो काफी ज्यादा मतलब फर्क आ जाता है। हमारे स्क्रीन के सब का एक बैलेंस रखा होता है, लाइट्स। नहीं, आप लंबे भी बहुत है ना एक्चुअली। मैं लंबा नहीं हूँ बाजी, मैं बिल्कुल लंबा नहीं हूँ। लेकिन हाँ, ये होता है कि रूटीन में जो हमारा एक सेट हुआ था फ्रेम, वो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। हाँ, तो वो उसकी वजह से जूतों में मुझे मसला नहीं था, लेकिन ये था कि हाँ, हाइट का मुझे था कि बहुत ज्यादा फर्क ना हो। लेकिन हो गई ना आपसे छोटी सी गलती, आपने उसे मान लिया फौरन, आपने उसे इवन एडमिट भी कर लिया। एंड देन मैंने अपने जूतों को ऑन किया और मैं ऑन एरिया बैठी, वाला कि मेरी अम्मी को जूते बहुत बुरे लगते। उस दिन जो है वो मेरी कज़न को वो जैसे कहती है, इसने पूरी सर्दियाँ एक ही जूता पहने रखा है, इसको मैंने कभी दूसरे जूतों में नहीं देखा। इतने जूते पड़े हुए लेकिन ये एक ही जूते में घूमती रहती है, और इसने घिसा दिया वो जूता। और देखें किस्मत कैसी थी कि आज मैंने वही जूता पहना घिसा हुआ, और वही पहन के बैठे। कुछ चीज़ें ना उनमें आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, और आपका दिल करता है बस आप उसी कंफर्टेबल जूते में जो है वो थ्रू आउट फिरते रहे। जूता इज समथिंग जो कि वाकई कंफर्टेबल ना हो तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। ये बाकी हो जाता है। एक मर्तबा आपको अगर आपका कंफर्टेबल जूता मिल गया ना,
ट्रस्ट में आपका दिल नहीं करता कि आप कोई और चीज़ ऐसा ही है। इसलिए हम अक्सर ये बात करते हैं कि वो कौन लोग हैं जो कि ऑनलाइन जूता भी मंगवा लेते हैं, क्योंकि जूता जब तक पहन के ना लिया जाए ना मजा एक बार नहीं बड़ा आता। महंगा जूता मंगवाया ऑनलाइन मैं, ऑनलाइन जिंदगी में पहली और आखिरी गलती थी मेरी। उसके बाद मैंने कभी नहीं, मैं कपड़े भी नहीं मंगवाती अब ऑनलाइन। ये भी मैंने बाकी चीज़ें मंगवा लेती बट कपड़े शपड़े भी नहीं मंगवाती। बट वो मैंने मंगवाया और उसके बाद मुझे समझ आई कि मतलब वो वही रेगुलर साइज था जो मैं नॉर्मली पहनती हूँ, बट वो ऑब्वियसली वो हर ब्रांड का और हर जगह का डिफरेंट होता है। आप कैसे पैसे खर्च कर तो इसलिए अगर पहन के ना आए तो काम खराब हो जाता है। आज हमारी बातें खत्म नहीं हो रही, हालांकि ब्रेक का वक्त काफी देर से हुआ है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। रहिए साथ, ये है राइजिंग पाकिस्तान। तमजीद साहब, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ये क्या कर रहे हैं? तमजीद साहब क्या कर रहे हैं? भाग गई, मैं क्लिनिक से भाग गई हूँ ताकि आपसे आकर मिल सकूं। क्या बकवास कर रहे हो? मैं देखता हूँ। भागो यहाँ से, अरे, भागो यहाँ से। चले, मैं उसे भूल गया। तुम होते कौन हो जो मेरी बेटी का नाम ले रहे हो मेरे सामने? लेकिन मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं लेकिन आया। मैं लड़ना चाहता। तशद्दुद मेरे मिजाज में बिल्कुल नहीं है। अगर उस लड़के को कुछ भी हुआ तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, समझे? जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको सितारों की चाल से लेकर हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है। और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम, सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर। रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं, कहानियां गूंजेंगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। काला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, top 16. देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। EcoStar TV, your world, your way.
वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। माह मुबारक, रमज़ान मुबारक की हम बात कर रहे हैं। बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं और शुएब तैयारियां तो हम देख रहे हैं कि बड़ी उरूज पे हैं, ज़ोर शोर से जारी हैं। समोसा पट्टियाँ, रोल पट्टियाँ, दही बड़े एंड ऑल दैट। बट सिंस देखिए हम इस माह मुबारक को हर तरह से इंजॉय कर रहे होते हैं। अफ्तार का एक समा होता है, सहरी का एक समा होता है, लोग बड़े रीयूनाइट होते हैं और हम कहते हैं कि ऐसी रौनक होती है, ये कि अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से हम देखते हैं कि ऐसी रौनक होती है कि जब रमज़ान ख़त्म होने को आता है तो हम सब उदास हो जाते हैं कि रौनकें गलियों में, क्रिकेट ग्राउंड्स में, इन ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो कि हम साथ साथ इंजॉय करते हैं। लेकिन ये कितना ज़रूरी है कि हम अपनी रूह को किस तरह से पाक कर सकते हैं, हम अपने आमाल को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, इस माह मुबारक का हम किस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। आज इस बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से तैयारी की जाए, किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी हो सके हमारी अपनी, हम सेल्फ एनालिसिस कर सकें और उसके बाद हम अपने आप को बेहतर कर सकें। एब्सोल्युटली, यानी जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी तौर पर ऐसी कैसे तैयारी की जाए कि फिर हम इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। आज इस मौजूद पर गुफ्तगू करेंगे। मज़हबी स्कॉलर मुफ्ती उसामा चित्राली साहब साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। आई थिंक बुनियादी सवाल तो यहीं से ख़ुद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की आमद से पहले उनकी रूटीन में क्या तब्दीलियाँ आती थीं, वो कैसे इसकी तैयारी किया करते थे? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर जिसे कहते हैं उनकी तैयारी को देखा जाए तो सहाबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस मंथ के लिए वो ऐसा एक जज्बा और जोश होता था कि वो रजब से ही इसकी तैयारी शुरू कर देते थे और यहाँ तक कि शाबान में पहुँचते थे तो वो अब अल्लाह से ही कहते थे कि ये जो महीना है ये हमसे ज़ाया ना हो जाए आने वाला, वो उसी फ़िक्र में लगे रहते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल तो ये रहा कि जो आम मामूल में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़िंदगी देखी जाए तो रमज़ान से कम नहीं थी। बास के यहाँ क्योंकि हमने देखा कुरान में जैसे आता है व मिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक, तो बास मुफस्सिरीन का सोचना ये है कि ये आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास तौर पे थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ थी। उस तरह से आम उम्मतियों पे वक्ती तौर पर फ़र्ज़ हुई थी, लेकिन वो फिर हुक्म सूरह मुज़म्मिल में जो है वो फिर वापस अल्लाह ने ले लिया कि आप आसानी से जितना पढ़ सकते हैं रातों को, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो लाजिम थी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे हट के भी काफ़ी इबादत किया करते थे और यहाँ तक कि फिर उनका जिसे कहते हैं महीने के आखिरी 10 दिनों में इतिकाफ़ बैठना वो मामूल था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जो पहला उन्होंने जब एक दफ़ा वो बैठे तो पूरा महीना भी इतिकाफ़ बैठे, तो जब उन्हें ताक रात की तलाश थी तो उन्होंने बाहर आके दूसरे आशरे में कहा कि मैं उस ताक रात को पहले 2 अशरों में ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे अल्लाह की तरफ से बताया गया कि वो आखिरी 10 दिनों में उसको तलाश करना है, तो शब क़द्र को। तो वो शब क़द्र जो है वो उसकी जो है तलाश में इसी तरह रहते थे। और सबसे ये कि उन लोगों के लिए मुझे ऐसे लगता है कि हमें तो रमज़ान की जहाँ तैयारी हमारी होती है, जैसे बात हो रही थी समोसा, वो किचन किस तरह प्लान होगा, ग्रॉसरी कर लेते हैं, बट आई थिंक उनकी प्लानिंग इसकी जगह ये होती थी कि मस्जिद में हम कितना वक्त गुजारेंगे, घर वालों के साथ जो है वो इबादत के कौन कौन से मामूलात होंगे, हमें ये सब नज़र आता है उनके यहाँ। और यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात और वो भी रमज़ान में इबादत और इसमें जैसे कहते हैं वो इसको आप ऐसे कह लें कि एक जैसे कहते हैं ना ख़ुद की एक सेल्फ़ प्योरीफिकेशन का एक मंथ के तौर पर ट्रीट होता हुआ नज़र आता है उनके यहाँ, कि वो इसको एज अपॉर्चुनिटी लेते थे कि जो साल में मिस हो गया है वो अब मिस ना हो। अच्छा, तो ये इस तरीके से ज़ाहिर है मैनेज किया जा सकता था, बट अक्सर लोग ये कहते हैं कि मुश्किल लग रही होती है हमें चीज़ कि हम रूटीन कैसे फॉलो करें। जिस तरह टारगेट सेट किए होते हैं ना, कुरान मुकम्मल करना है, इसके अलावा और कि ये इबादत हमने करनी है, इस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है, तो हम इस वजह से सहरी करना लाजिम है, ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कि सहरी में ताख़ीर भी की कि मतलब आखिर तक करते रहे, ठीक है। और रोज़ा खोलने में भी उन्होंने जल्दी की, ठीक है। ये असल में अपने लिए नहीं की, उन्होंने उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए इस मामले में आसानी की, ठीक है।
सहरी का जो है ना मैं कहूँगा खुसूसी तौर पे एहतमाम होना चाहिए। हाँ, मैं इसमें एहतमाम से मुराद मेरा वो पराठे या वो नहीं है, ये कि कम से कम बैठ जाना सुबह, ठीक है, उठना और इस सहरी को करने की आदत जो है अपने, मैंने देखता हूँ कि अपने इर्द गिर्द अब उस आदत को मैं ख़त्म देखता हूँ कि लोग सहरी नहीं करते। और ये कहूँगा कि एक नुकसान मैंने भी देखा है, सहरी ज़रा घर वालों के साथ करें। चले आपने अफ्तार बाहर कर भी लिया है, कम से कम एक खाना घर वालों के साथ खाएं, ये बायस बरकत। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज क्या था? अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज में आप बहुत एक चीज़ फोकस देखेंगे, वो अपने घर वालों के टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जबकि उनके ऊपर दुनिया जहाँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्होंने घर के, जिसे कहते हैं ना, टाइम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो कोशिश ये कि कम से कम एक मील सहरी या अफ्तारी वो बतौर सुन्नत आप समझ के जब करेंगे इंशाल्लाह उसका अजर भी मिलेगा, वो अपने घर वालों के साथ करें। और अफ्तार के मामले में भी एहतमाम जो है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ्तार को बहुत हल्का किया करते थे। और कई दफ़ा नवाफिल में तो ऐसे आया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उनके तो नवाफिल रोज़े ऐसे होते थे, वो घर आते थे, पूछते थे अच्छा कुछ खाने को है? वो कहते थे नहीं फ़िलहाल तो नहीं हो। कहते ठीक है फिर मैं रोज़े से हूँ। नफल रोज़े तो आप वसल्लम कैसे थे? तो आप वसल्लम की सुन्नत जहाँ हलवा खाना और सब है, आप वसल्लम की सुन्नत जैसे कहते ख़ुद को भूखा रखना भी थी। तो थोड़ा इसकी भी प्रैक्टिस करें, अपने दस्तरखान को हल्का रखें, क्योंकि दस्तरखान हल्का रखने में ऐसे करें क्योंकि बहुत औरतें शिकायत लेके आती हैं कि हम अपनी इबादत नहीं कर पा रहे होते, मतलब हमारे पास टाइम ही नहीं बचता, हम उनको दे देते हैं अच्छा आज ये आ रहा है, फलाना रिश्तेदार आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये भी कहता हूँ कि भाई अपने घरों में अफ्तारियाँ और ये करें। ऐसे तो इफ्तार डिनर्स एंड पता नहीं क्या क्या, अच्छा ये कहीं हमें नहीं मिलता। मैं कहता हूँ ये कहीं भी हमें नहीं मिलता, बल्कि मैंने कहा ना कि उस टाइम आप देखें तो वो जिस चीज़ पे फोकस्ड होते थे, रमज़ान की उन इबादत पे, अफ्तारी और सहरी उनके लिए खाना ही था। और अच्छा मैं अगर उसको देखूं, अगर आप गांव वगैरह में देहात में जाएं तो आप एक चीज़ देखें कि उनके यहाँ नाश्ता सुबह, ये ख़ास तौर पे आप साउथ के पी के एक्सपीरियंस जो है मेरा हुआ है, वो सुबह नाश्ता ही जो है ना, क्योंकि उनका अभी गर्म इलाका है, वो सुबह नाश्ता जो है ना फजर से पहले कर लेते हैं। अच्छा दिन का खाना वो लोग 10 बजे खा लेते हैं, और उनका जो यही जो खाना होता है रात का वो मगरिब के बाद होता है। तो मुझे लगता है सहाबा के लिए वो कोई मुश्किल नहीं था, उनका एक आध मील शायद बीच में स्किप हुआ हो, उनकी वही रूटीन थी फजर से पहले नाश्ता करना। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई दफ़ा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नाश्ता करके गए हैं, ठीक है, फजर से पहले। हाँ, और कई दफ़ा जो है वो आके उन्होंने फिर पूछा कि शायद घर में किसी ने कुछ दिया हो या कुछ बन गया हो, ठीक है, तो उस घर से आए। तो उनकी तो मुझे लगता है मील्स का कोई मसला ही नहीं था। हमने मील्स को इतना वो कर दिया, फोकस कर दिया। घर की औरतों का भी ख्याल रखें। डेफिनेटली आपने ये हदीस पढ़ी कि उनको अजर है अगर वो खिदमत करे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनका सारा अजर आप किचन से ही दिलवाएं, उनको भी इबादत करने दें, उनको भी मैनिफेस्ट करने दें अपनी चीज़ों को। अच्छा नहीं, कुछ लोगों ने तो टाइम रखा होता है ना, मतलब दिन के इतने मील्स हैं तो उन्हें कंप्लीट करने होते हैं कि नाश्ता, लंच एंड देन डिनर। तो वो ये नहीं देखते कि टाइम क्या है, वो ये नहीं देखते, उन्होंने होता है कि अच्छा नाश्ता मिस किया मेरा भाई मतलब वो सुबह अगर वो नाश्ता मिस कर देता है किसी तरीके से, तो दिन के 3 भी बज रहे हो ना, तो वो ये नहीं कहता कि खाना, वो ये कहता है नाश्ता, फिर उसको नाश्ता चाहिए होता है, फिर थोड़ी देर के बाद ना शाम को उसको होता है लंच, वो है ब्रेकफास्ट, फिर वो दिन का खाना। सही है, वो ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यही है कि इसमें जो है ना खाने पीने का मैं ये देखता हूँ, मैं नहीं कहता आप करें, फैमिली गैदरिंग भी करें, लेकिन फैमिली गैदरिंग के लिए आपके पास ऑलरेडी ईद आ जाएगी, इस तरह का मौका आया था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद को इसीलिए कहा कि ये मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है। उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखने से भी इसलिए मना किया, और यही है कि उस दिन आप जी भर के खाएं। और देखिए ये जितने पैसे मैं कहती हूँ ना किसी इफ्तार डिनर या इन दावतों में लग जाते हैं, आप सोचिए आप कितनी फैमिलीज़ को इफ्तार करवा देंगे। मैं थोड़ा इस कॉन्टेक्स्ट में हमेशा देखती हूँ कि आप खुद जो इफ्तार करने बाहर जा रहे हैं, वही चीज़ें एक बुफ़ेज़ भी होते हैं, ज़्यादा बुफ़ेज़ आप कितना ही खा लेंगे। मैं ये अक्सर सोच रही हूँ तो कितना खाना हम ज़ाया करते हैं, वो पैसा हमारा ज़ाया जाता है क्योंकि इतना खाया ही नहीं जाता। और वही पैसा अगर आप बचा के सोचें कि आपके इर्द गिर्द आपके रिश्तेदारों में, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे पहले रिश्तेदार देखना चाहिए जब भी आप ज़रूरतमंद को भी तलाश कर रहे हो, रिश्तेदारों में देखें, पड़ोसियों में देखें, फिर इर्द गिर्द लोगों पे नज़र दौड़ाएं कि कहाँ किसको ज़रूरत है, उस लिहाज से आप उसको इफ्तार करवाएं। अच्छा लेकिन इसमें ये भी है, फॉर एग्जांपल दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि ठीक है अगर आप करना चाहते हैं कोई ऐसी दावत का, फॉर दैट मैटर आप बफे में जाना चाहते हैं, हाँ अगर आप उसके साथ एहतियात ये कर रहे हैं कि आप खाना ज़ाया नहीं कर रहे, रिस्क ज़ाया नहीं कर रहे, एहतियात से खा रहे हैं, और उसके अलावा जो आप सभी ने आपने बात की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप मदद कर रहे हैं ऑलरेडी,
बिल्कुल ठीक है। इसके बरक्स ये भी तो हो सकता है कि आप सिर्फ कहें नहीं जी मैं बफे नहीं करता या मैं किसी ऐसे खाने का एहतमाम नहीं करता, एट द सेम टाइम आपकी वजह से हो सकता है कोई और परेशान हो और आपने ख्याल ना रखा हो उसका। सो ये एक बड़ी डिफरेंट अप्रोच होती है कि आप अगर कुछ कर रहे हैं तो हम उसे कहते हैं जस्टिफाई ना करें उसकी, इस तरह से उसको ना शेयर करें कि किसी की दिल आज़ारी हो जाए। आपने करना है, आपका एक पर्सनल चॉइस है, ज़रूर करें, लेकिन आपकी वजह से कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो एक मदद का जज्बा है वो रहना भी चाहिए। मुफ्ती साहब अब इस पर मैं ज़रूर कमेंट लूँगा आपसे कि ये जो रमज़ान की एक तैयारी है, ज़ाहिर हम कह रहे हैं ना, ज़हनी तैयारी भी है, वो रूहानी तैयारी भी है, वो जिस्मानी तैयारी भी है। सबसे ज़्यादा फोकस क्या हमें रूहानी तैयारी पे करना चाहिए? अच्छा, मैं पीछे जो आपने अभी बात की ना खर्चे की, तो एकदम पॉइंट उससे जी प्लीज़ प्लीज़। वो कुरान में आया था कुलू वशरबू वला तुसरिफू, यानी अल्लाह ने इंसान को खुला कहा आप खाओ पियो लेकिन इसराफ मत करो, से मना किया। ठीक है। अच्छा, और फिर अल्लाह ने जो है ना एक और तब्जीर का लफ्ज़ आता है इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन, कि ये जिसे कहते हैं बेजा खर्च करते हैं ये शैतान के दोस्त है। अच्छा, बेजा खर्च करना उन चीज़ों में है जिसको अल्लाह और उसके रसूल की नाराज़गी जिससे होती हो, ठीक है। तो आप देखें, मैं कहता हूँ कोई भी अमल करे, जैसे अभी सबीन ने जैसे कहा कि भाई आप अगर वो किसी गरीब को खिला देते हैं, दैट इज़ अ क्रेडिट टू योर इटर्नल लाइफ, ठीक है। जो आपने खा लिया उसका तो उल्टा जाके आपने हिसाब देना है, सही बात कि यार ये खाना कैसे खाया था, हम हलाल कमाया क्या था, लेकिन आपने किसी को जो खिला दिया है उसका जो है वो क्रेडिट हो गया आपका। दूसरी जो आपने बात की तैयारी जो है, देखिए इसकी आप जो जिसे कहते हैं ना कि इस्लाम में जो अमल है ना वही इंसान की रूह को मजबूत करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बाकायदा कुरान में ऐलान किया है व रहबानियत निब्तदाउहा मा कतबना अलैहिम, कि रहबानियत से जैसे कहते हैं ना इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा, ये मसला नहीं कि रहबानियत को अल्लाह ने नापसंद इसलिए किया कि एक कोने में गोशे में बैठ के आपकी जो इबादत है ये मेरे किसी काम की नहीं। मुसलमान से अल्लाह अमल मांगते हैं, अमल कहाँ मांगते हैं? क़द अफ़लह मन तज़क्का, कि आपसी मामलात में आप कैसे हैं। देखिए अपने मामले में तो बहुत रहीम है, ठीक है, वो रहीम इतना है कि क़यामत में आता है कि इंसान की नमाज़ें आएंगी, नमाज़ों को तोल रहे होंगे, अल्लाह फ़र्ज़ देखेंगे, फ़र्ज़ पूरे होने हो रहे, अल्लाह सुन्नत को डाल देंगे, सुन्नत नहीं नफल। लेकिन यहाँ पे एक शहीद आए जिसका सबसे बड़ा दर्जा है, ठीक है, वो भी आए, लेकिन वहाँ कोई खड़ा हो जाए कि इस पर मेरा हक़ है, तो वो वहाँ पहले अपनी नेकियों से वो हक़ अदा करेगा, फिर आगे का सफ़र होगा, ठीक है। तो आप रमज़ान में जिसे कहते हैं और मेरा रोज़ा है, ठीक है, दिमाग ना खा, ठीक है, ये इस तरह की कैफियत में आने के बजाय अपनी इन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। सबसे पहले इसमें वो, अच्छा अब तो मुझे दोस्त हंसे कहते हैं तुम हर बात में अखलाक को ले आते हो, बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पे कहा इन्ना अकमलल मुमिनीना ईमान व अहसनहुम खुलुक़ा, बेशक तुम में से कामिल ईमान वाला वो है जिसके अखलाक अच्छे। और ये जो रूहानी इंसान की रूह जिसे कहते हैं बेहतर होती है, क्योंकि नफ्स ना तीन तरह के है, नफ्स अम्मारा है, ठीक है, जो इंसान को गुनाहों की तरफ, नफ्स लवामा है जो से नदामत, एक है नफ्स मुतमइन्ना जिस पे अल्लाह ने कहा कि जो इस हालत में मेरे पास आए कि उनके नफ्स मुतमइन हुए, तो अल्लाह कहते हैं इरजी इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िया, कि ख़ुद अपने रब से राज़ी होके आओ, ठीक है, तो मेरी बंदगी में दाखिल है तो फ़दख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती, अब जन्नत में दाखिल हो जाओ। लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि नफ्स मुतमइन्ना कब बनता है? जब आप हसद से पाक होते हैं, कीने से पाक होते हैं, बुग़्ज़ से पाक होते हैं, आपके दिल पर बोझ नहीं होता, ठीक है। अल्लाह ने कहा ना कि जिनके अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, जब तक दिल का इत्मीनान आपको जो है कल्ब का इत्मीनान हासिल नहीं होता, आप कोई रूहानियत हासिल नहीं कर सकते। और ये कल्ब की जितनी बीमारियाँ, दिल की जितनी बीमारियाँ, उसको आप देखें तो वो यही हैं, हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, दूसरे के साथ बदतमीज़ी है। हम कहते हैं यार ओ बंदा मुँह दा बड़ा कौड़ा, दिल दा बड़ा अच्छा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिल का साफ़ कोई दुनिया में नहीं था, लेकिन उनकी ज़ुबान से किसी को कभी तकलीफ़ नहीं हुई थी। तो अमल होगा तो रूहानियत का सफ़र जो है ख़ुद ब खुद होना शुरू हो जाएगा। तो अमाल अच्छे करने की ज़रूरत है, ठीक है, रूहानियत जो है वो इंसान में ख़ुद ब खुद बेदार होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और ये जो गुस्सा है स्पेशली, इसकी अगर हम बात करें, मतलब घर के मर्द स्पेशली मैं ये बात करूँगी कि अक्सर होता है ना वो फ़लाने के पास नहीं जाना क्योंकि उसका रोज़ा है, रोज़े तक तो जो है उसके पास नहीं जाना। ये देखिए ये जो कैफियत है, क्योंकि मैं कहती हूँ बदअखलाकी जो है ना ये सबसे बुरी चीज़ है, मतलब मेरी नज़र में। जो बदअखलाक इंसान है, आप जितने मर्जी दिल के अच्छे हो जाएं, बट अगर आप इखलाक आपका अच्छा नहीं है, आप बदअखलाक हैं, स्पेशली अपने घर वालों के लिए और अपनी घर की औरतों के लिए,
तो मैं ये कहूँगी कि जस्ट एडिंग टू योर वर्ड कि कहा कि क़यामत के दिन एक औरत अल्लाह के हुजूर पेश होगी, वो अपने बहुत सारे अमाल लाएगी, वो इतने होंगे कि मतलब लोगों को लगेगा, मतलब वो औरत थी, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र किया वो औरत थी, और वो औरत इतनी जैसे कहते हैं पारसा थी कि किसी को शक नहीं था जन्नत में नहीं जाएगी, लेकिन वो जहन्नम में चली गई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसकी कोई इबादत उसकी काम नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से, उसकी ज़ुबान की वजह से कोई उसके शर से महफूज नहीं था। तो जो आप बात कर रही हैं ये एक एक्चुअल है कि बद अखलाक। और रमज़ान में अगर आपका रोज़ा है तो आपने अपने लिए रखा है, किसी पर एहसान नहीं किया, ठीक है। आप जो है ना अपने रोज़े में उसको अपने अमल से पेश करें। जैसे कहते हैं अमल से क्या पेश करें कि अपने रोज़े में रहते हुए कालू सलामा वाला मामला हो कि आपकी ज़बान से कोई दूसरा, आपने किसी पे एहसान नहीं किया रोज़ा रख के, आपने अपने लिए रखा है रोज़ा, ठीक है। और हेल्प करें अपने घर की ख़वातीन की, इसमें तो मैं कहूँगा ये तो मतलब कोई इसमें नहीं है, आपके शान में कोई कमी नहीं आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर देखते हैं ये तो हमारे कल्चर में इस तरह से इनबिल्ट चीज़ है कि घर में कोई मेहमान आता है, औरतें किचन में रहती हैं सिर्फ, वो टाइम नहीं दे पा रही होती है वो किचन में। और एक बड़ा मैं सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देख रही थी कि ये कितना हमारे कल्चर के अंदर ये रच बस गया है ये चीज़ कि हम इसको ख़त्म नहीं कर पाते। अच्छा, हम इसको चेंज नहीं कर पाते। मेरे ख्याल से दावतों का तकल्लुफ़ ख़त्म किया जाए। मैंने अपने घर में मैंने एक दोस्त से ये चीज़ सीखी। हम भी क्योंकि पठान लोग हैं तो वो जब दावत होती हम भी ना बेजा चीज़ें बना लेते हैं, और आखिर में यही होता है अच्छा यार ये वो काम वाली आएगी सुबह उसको दे देना, मतलब हम उसको भी ताज़ा खाना नहीं दे पाते, हम खा नहीं पाते, हम ख़त्म नहीं कर पाते। अच्छा, उनका एक मिजाज था, वो रोज़ाना घर में बेगम कहते थे 1 प्लेट सालन इजाफी बना लेना। अच्छा, कोई भी रात को मेहमानों का जो घर में खाना बना हुआ है वही खिलाना। अच्छा, मैंने भी अपनी ज़िंदगी को जब ये किया, मैंने देखा मेहमान बहुत आसान हो गए मेरे लिए कि जो बना हुआ है आप उसको वो पेश। और ये अच्छा कुरान में लिखा हुआ है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब 2 फरिश्ते चल के आए तो क्या किया उन्होंने, इस दखलु अलैहि फ़क़ालू सलामा, सलाम किया, ठीक है। तो वो सलाम किया, उन्हें बिठाया, फ़रादा इला अहलिही, फिर अपने घर वालों की तरफ, फ़जाअ बिअजलिन समीन, कि घर में गोश्त बछड़े का पका हुआ था वो उठा के ले आए। तो बाकायदा मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये मेहमानी का तरीका है, ये नहीं कि आप चाय पियेंगे, आप जो बस बना हुआ है घर में उस वक्त जिस चीज़ का वक्त है वो उसके सामने मैं कहती हूँ पाए निहारियाँ खिलाएं, कुछ भी खिलाएं, लेकिन अपनी ख़वातीन पे उन पे जुल्म ना करें, प्लीज़ हेल्प करें। इस कल्चरल ये जो चीज़ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम बात करते हैं तो वो अपने कपड़ों पे पैबंद भी खुद लगा लेते थे, वो घर में हाथ बटाते थे। तो वो इतनी बड़ी ज़ात जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए पूरी कायनात तख्लीक कर दी गई है, जब वो ये कर सकते हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा इस बात पे सोचने की ज़रूरत है कि आपकी शान में कैसे कमी आ सकती है। तो इन चीज़ों पे सोचें, थोड़ा सा हेल्प करें, थोड़ा बनाएं बेशक, लेकिन अपनी ख़वातीन का रमज़ान में सहर और इफ्तार दोनों में उन पर रहम करें और उनकी हेल्प करें। एब्सोल्युटली मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमें ज्वाइन किया आपने। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताउन किया है कोलगेट, पेनाडॉल, सेंसोडाइन, यूफोन 4G, जोंग 4G। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पेनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इतला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। नए स्ट्रॉन्गर पेप्सी। स्ट्रॉन्गर पेप्सी। स्ट्रॉन्गर पेप्सी मतलब क्या? स्ट्रॉन्गर पेप्सी का मतलब कमाल। कमाल मतलब बाजी आप इनसे पूछ ले। मतलब इट्स गुड ब्रो। इज गुड ब्रो मतलब ये सीधा हिट करती है यार। हिट करती है मतलब क्या टेस्ट है यार? पर टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी।
एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज मॉलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। मंथली प्रो मैक्स प्लस के साथ 200 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS के साथ रहें कनेक्टेड पूरा महीना। इसके साथ मिले जोंग टीवी की फ्री स्ट्रीमिंग, मोबाइल इंश्योरेंस और ढेरों डिस्काउंट्स भी सिर्फ 2300 रुपए में। डायल *7331#। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज मॉलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। मंथली प्रो मैक्स प्लस के साथ 200 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS के साथ रहें कनेक्टेड पूरा महीना। इसके साथ मिले जोंग टीवी की फ्री स्ट्रीमिंग, मोबाइल इंश्योरेंस और ढेरों डिस्काउंट्स भी सिर्फ 2300 रुपए में। डायल *7331#। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। क्या हम यहाँ हारने आए हैं? तो क्या हम उन्हें गोल करने देंगे? ऐसे 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 क्यों क्यों? ऐसे 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 क्यों क्यों? ऐसे ऐसे क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स, जिसके ऐसे ऐसे शिफे हैं मैक्स क्लच, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। यूफोन के सुपर 5 में डेटा बहुत है। यूफोन सुपर 5 ऑफर लगाए 1 और एंजॉय करें 5 तो 200 GB डेटा। अभी *747# मिलाएं, क्योंकि यूफोन के पास डेटा। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज मॉलिज के मशवरे से इस्तेमाल करें। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज हमारा मौजू है कि मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन कैसे आज के दौर में अपने आप को अप स्किल कर सकती हैं। अभी ब्रेक पे भी हम एक बात कर रहे थे कि हो सकता है आपका प्रोफेशन एक रिवायती प्रोफेशन हो, यानी वो मेडिसिन हो सकता है, वो इंजीनियरिंग हो सकता है, वो कोई और रिवायती शोबा हो सकता है जिससे मुतालिक आप ये सोचते होंगे कि जैसा सदियों से चला आ रहा है शायद वैसा ही निज़ाम चलता रहेगा, बस मरीज़ आएगा इलाज करना होगा। अब ऐसा नहीं होता, अब चीज़ें बहुत बदल गई हैं। अब आपको डिजिटली साउंड होना पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने आगे बढ़ना है। हाँ, अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते तो वो आपकी चॉइस है, जो कि नहीं होनी चाहिए। इट्स रॉन्ग चॉइस, आगे बढ़ना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज एक ऐसी ही ज़बरदस्त मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है जिन्होंने बहुत से लोगों में, बिलखुसूस ख़वातीन की अगर हम बात करें, उनको एम्पावर किया है,
उनकी ज़िंदगी में एक बहुत मस्बत तब्दीली वो लेकर आई हैं, और इसका सबूत है कि इवन हमारे शो में बहुत दफ़ा ऐसे ख़वातीन हैं जिन्होंने फिर नाम लिया उनका। सो चूँकि 1 साल पहले हमारे साथ मौजूद थी यहाँ पे, हमने सोचा कि दोबारा ज़रा उनसे बात करते हैं, डिफरेंट स्टोरीज़ उनसे सुनते हैं, कैसे वो लोगों को ट्रेन करती हैं, कैसे गाइड करती हैं, कैसे मेंटरशिप उनको देती हैं, कैसे डिफरेंट प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन उनके साथ जुड़कर सीख कर आगे बढ़ रही हैं और ज़िंदगी में दे आर क्रिएटिंग मार्वलस चेंजेस। कमल रशीद भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बिजनेस कोच हैं, डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। कमल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब ये कितना नंबर हो गया ख़वातीन का जिनको आप एम्पावर कर चुकी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 200+। माशाल्लाह। और ये कब से आपने स्टार्ट किया? कमल, हम चाहेंगे इस वक्त जो नाज़रीन देख रहे हैं हमें, जिन्होंने पहले आपका सेगमेंट नहीं देखा हुआ, उनको अपने बारे में बताएं कि हाउ यू स्टार्टेड। ये स्टार्ट तो एक हाउस मेकर से ही हुआ था, क्योंकि मेरी शादी को माशाल्लाह 18 इयर्स हो चुके हैं, मैंने पहले भी बताया था। और मैंने अपना जब स्टार्टअप लिया था उस टाइम मैं बिल्कुल एक टिपिकल हाउस वाइफ थी। वैसे तो बाय प्रोफेशन मैंने बहुत कुछ किया हुआ है, इंजीनियरिंग भी की हुई है, लेकिन वो सिर्फ कुकिंग की हद तक ही रह गई थी। और फिर तकरीबन 2.25 साल पहले मैंने अपना स्टार्टअप लिया था इसी तरह स्क्रॉलिंग करते हुए, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला जिसके ऊपर मैंने अप्रोच किया, उनके साथ ओरिएंटेशंस किए, और फिर मैंने उनको ज्वाइन किया, उनकी ट्रेनिंग्स थी। और क्योंकि मेरा बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड था, मैं एक आईटी प्रोफेशन से थी, और बिज़नेस के ऊपर आ जाना और फिर उसमें अपने आप को मोल्ड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, और एज अ हाउस वाइफ थोड़ा सा ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि आप बच्चों के साथ जब इंगेज हो जाते हैं, घर मतलब हर चीज़ आपको देखनी पड़ती है। तो मेरा जर्नी मुझे इसलिए बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने उसमें टाइम मैनेजमेंट किया, अपनी गोल मैपिंग की, अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग विजन दिया कि अब मैंने करना चाहे, मैं अपने 40s में आ चुकी हूँ, लेकिन अगर करना चाहे तो इंसान किसी भी एज में कर सकता है। अगर मैं कर सकती हूँ तो मेरे ख्याल से सब कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद तो ट्रेन हुई, लेकिन मैंने डुप्लीकेट किया उस चीज़ को। मैंने बहुत सी यूथ को, इवन प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स तक मेरे इस टाइम पे टीम में काम कर रहे हैं, हाउस वाइफ्स हैं, अंडर ग्रेजुएटेड हैं, अंडर मैट्रिक हैं, और हाईली क्वालिफाइड लोग इस टाइम मेरे साथ काम कर रहे हैं और मल्टीपल करेंसीज में अर्निंग कर रहे हैं। ओके, आप थोड़ा सा बताएं कि जिस वक्त हमें अगेन सुन रहे हैं, आपके साथ अगर जुड़ना चाहते हैं इस सफ़र में और सीखना चाहते हैं, जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि फ्रॉम वेयर दे शुड स्टार्ट, बिकॉज ये एक बड़ा मसला है, स्पेशली मैं ख़वातीन की बात करूँगा जो घर बैठी हुई हैं इस वक्त, डिग्रीज़ की हैं, प्रोफेशनल डिग्रीज़ होती हैं उनके पास, बट उनको नहीं समझ आ रही होती कि अच्छा अब हम स्टार्ट कैसे करें। वो जो ब्रेक आ चुकी है ना ज़िंदगी में, शादी के बाद या बच्चों के बाद, जिसने भी ब्रेक लिया वो ये बहरहाल कन्फ्यूजन का शिकार होता है कि मैं अब कहाँ से आगाज़ करूँ, किस तरह स्टार्ट करूँ, क्योंकि जो भी स्किल सामने आता है वो ये समझती हैं ये मैं नहीं कर सकती, हालांकि वो सब कुछ कर सकती हैं। सो कैसे आपके साथ जुड़ें और किस तरह की स्किल्स आप सिखाती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि आपका विजन क्या है ये जानना ज़रूरी है। अगर आप इस माइंडसेट के साथ हैं कि नेगेटिविटी में ही रहेंगे और पॉजिटिविटी की तरफ नहीं आएंगे, फिर तो आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर ही क्यों ना हो। आपको अगर अपना एक गोल सेट करना है तो फिर उसके बाद ही आप आगे निकल सकते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि अपने आप को पॉजिटिव कीजिए। पॉजिटिव करने के बाद आप ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स की तरफ आएँ, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स की तरफ आएँ जो कि सिक्योर्ड हैं। आप ऐसे अननेसेसरी प्लेटफॉर्म्स की तरफ ना जाएं जिसको गवर्नमेंट ही प्रमोट नहीं करती। और माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट ने अब इतनी चीज़ें सिक्योर्ड कर दी हैं, आईटी की फील्ड में इतना आगे हम जा रहे हैं, तो उसमें बेहतर ये है कि आप सबसे पहले तो वेरिफिकेशन कर सकते हैं गवर्नमेंट की जो रजिस्टर्ड वेबसाइट्स हैं कि क्या आया जिस प्लेटफॉर्म को आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड है, लीगल है, और उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है। और अगर वो सस्टेन कर रहा है तो उसके बाद आप उनके साथ अपने प्रॉपर ट्रेनिंग करें। जैसे अभी मेरे साथ जो लोग जुड़ना चाहते हैं, अंडर माय टीम काम भी करते हैं, तो मैं सबसे पहले उनको ओरिएंटेशंस प्रोवाइड करती हूँ 3 डेज़ की। और वो जो 3 डेज़ की ओरिएंटेशंस होती हैं उसमें बेशक के स्टार्टअप आपने एक बिजनेस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रहे हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्टअप ले रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आपने करना क्या है। एक ओवरव्यू 3 डेज़ में मैं देती हूँ, उसमें आपको मार्केटिंग प्लान भी बताया जाता है, सोर्स ऑफ इनकम्स भी बताई जाती हैं, उसके बाद चॉइस आप पे छोड़ी जाती है, क्योंकि डिसीजन तो एट द एंड आपने लेना है। उसके बाद हमारी फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। हमारे पास इस टाइम 16 साल के बच्चे भी काम कर रहे हैं और 17 ईयर्स की ग्रैनी भी हैं, ठीक है। हर तरह के लोग हैं हमारे पास। और बल्कि मुझे लगता है जो रिटायर्ड या जो ग्रैनीज टाइप लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और पैशनेट होके आते हैं हमारे पास सीखने के लिए, क्योंकि मेरी जो मीटिंग्स होती हैं जूम पे, उसमें सबसे पहले वो मेरे ख्याल से आए होते हैं, उनकी अटेंडी सबसे पहले होती है। अब इसमें चीज़ आ जाती है कि आप सीख रहे हैं, तो आया जो ऐसा बंदा है जो सिर्फ एक कुकिंग या घर का सेटअप देख रहा है,
वो कैसे एक डिजिटल एरा में आ सकता है। तो उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है हमारी कि हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। अगर आप आईटी में एक एक्सपर्ट भी है ना, तो भी हमने आपको ज़ीरो से ही सिखाना है, चाहे वो चीज़ें आपको पहले से ही आती हों। जब हम अपना स्टार्टअप देते हैं तो हमारी जो 15 डेज़ की फर्स्ट मंथ की ट्रेनिंग होती है आफ्टर ज्वाइनिंग, वो आपकी बेसिक ही जो है वो बिगनिंग स्टेज से लेकिन होती है। अगर कोई एक्सपर्ट है ऑलरेडी वो ट्रेनिंग लेना, डोंट यू थिंक कि डिफरेंट मॉड्यूल्स होने चाहिए, वो डिफरेंट उसमें कॉप अप कर जाते हैं ना। देखिए अब हर मार्केटिंग प्लान डिफरेंट होता है, आपको हो सकता है वो चीज़ें पहले से पता हो, लेकिन वो मोल्ड की जाती हैं अपने प्रोफेशन के साथ। अब प्लेटफॉर्म जो हम प्रोवाइड करते हैं वो आपके लिए 174 प्लस कंट्रीज में लीगल रजिस्टर्ड है और 48 ईयर्स से एग्जिस्ट कर रहा है, न्यूली लॉन्च नहीं है कि 10 ईयर्स 15 ईयर्स में वो बंद हो जाएगा। जब आप यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं तो देखिए अभी आपने देखा होगा मोस्टली लास्ट ईयर में कितने लोग पाकिस्तान लीव करके गए। क्यों गए? क्योंकि अपॉर्चुनिटीज कम थी। नहीं, ब्रेन ड्रेन है, अपॉर्चुनिटीज नहीं, तो हमेशा, इसमें अब ये है कि दौर में आप अभी कैसे कह यही सकते मैं हो कहना चाह रही हूँ opportunities कि देखिए अभी हमारे पास अगर हम घर से बैठ के ही बाहर वाला काम कर सकते हैं तो ज़्यादा तो बेहतर है सबसे ना? पहले आप अपॉर्चुनिटीज देखें, बाहर निकल के जाने से पहले अपने पाकिस्तान को प्रोवाइड करें ना वो Absolutely. चीजें। पाकिस्तान में बैठ के अगर आप मल्टीपल करेंसीज भी ला रहे हैं और पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं तो हमें बाहर जाने की क्यों जरूरत है? एब्सोल्युटली। और अब तो बाकी दौर ऐसे कि आप यहाँ बैठे कमा सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो खवातीन जिनको ऑब्वियसली आप ट्रेन करती हैं, थोड़ा मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा ये बताइएगा किस तरह से वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बाद उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, किस तरह से ये लिंक्ड है? मेरे ख्याल से इस टाइम पे ये इतना मुश्किल सवाल है ना, और अगर ये मैं इसका आंसर दूंगी मेरे ख्याल से सब इसको रिलेट भी करेंगे, क्योंकि हम खवातीन को बेशक हमारे हस्बैंड अपने मास्टर कार्ड भी पकड़ा दें, अपना डेबिट कार्ड भी उनका हमारे ही बैग में हो, हमने तब भी उनको उनका जवाब देना है। ठीक है, बिल तो उन्हीं के पास जाएगा ना, चाहे हम स्वाइप करते रहें उसको। अब मज़ा ये है कि जब आप अपना कार्ड स्वाइप करते हैं, बड़ा मुश्किल काम है लेकिन वो इतना मजे का काम है वो आपको, क्योंकि आप अकाउंटेबल नहीं है उसके। हाँ। आप जा रहे हैं अगर जहाँ पे आपने 3 सूट लेने थे, खवातीन की बात कर रही हूँ ना, वहाँ पे आप रिलेट करेंगी। एक लेंगे देखें नहीं, वहाँ पे आप देखेंगे ही नहीं और लेते चले जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो बिल कहीं नहीं जा रहा, वो सिर्फ आपकी पॉकेट में आ रहा है। तो आप अपने आप, मुझे तो लगता है शादी से पहले ही अपने आप को इतना स्टेबल करना चाहिए कि चाहे आपके हस्बैंड जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान क्यों ना हो, लेकिन आपके पास अपनी एक पॉकेट मनी जनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। और हालात का नहीं पता होता आपको कि आज से 7 साल बाद, 2 साल बाद, अल्लाह ना करे किसी के सपोर्ट सिस्टम को कुछ हो जाता है, तो औरत इतनी स्ट्रांग हो कि वो उसको मेंटेन कर सके, अपने बच्चों को सरवाइव करवा सके और उसको किसी की तरफ मोहताजी के लिए देखना ना पड़े कि वो मेरे घर का राशन पूरा करे या मेरे बच्चे को एजुकेशन पूरी करे। अच्छा, ये वाकई बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और ये आई थिंक पूरी फैमिली के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें, एक मर्द भी इसी स्ट्रेस में ज़्यादा काम कर रहा होता है या फॉर दैट मैटर डिसीजंस ले रहा होता है, उसे पता है कि आई एम द ओनली ब्रेड अर्नर ऑफ दिस फैमिली, और समटाइम्स यू नो वो स्ट्रेस उसकी अपनी ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो जाता है। वो यही सोच रहा था, अच्छा कि मेरे बाद मेरी बेगम, मेरे बच्चों का क्या हो गया, मेरे पे जितने डिपेंडेंट्स हैं उनका क्या होगा। पूरी लाइफ वो लगा देता है और स्टिल गोइंग ऑन जब तक कि वो जिंदा है बेचारा। एब्सोल्युटली। और देखिए इतनी अच्छी आपने बात की कि वो जो खातून इवन शादी से पहले जब आप यू नो एम्पावर्ड होते हैं, आप काम कर रहे होते हैं, यू आर अर्निंग और आप इंडिपेंडेंट होते हैं, तो एक फीलिंग भी बहुत डिफरेंट है। प्लस ये कि ज़िंदगी में आगे चल के बाकी आपने बड़ा दुरुस्त कहा, यू नेवर नो कि आपकी फैमिली में कब कोई ऐसा हादसा खुदा न खास्ता हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उसके बाद फिर आप यू नो गिर जाएं। क्योंकि अक्सर होता है कि डाउनफॉल हस्बैंड पे भी आ सकता है, किसी पे भी आ सकता है। जी बिल्कुल। और देखिए जॉब चली गई या कम अर्निंग आना शुरू होगी, कोई बीमारी आ सकती है, कोई बीमारी आ सकती है, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है, जिंदगी तो अप्स एंड डाउन्स का नाम है। बिल्कुल। और देखिए अल्लाह ताला ने स्किल्स तो हर बंदे को दी है ना, ये तो है नहीं कि किसी का कम माइंड सेट है, किसी का ज़्यादा है। अब उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं, ये सारी गेम आ जाती है। अब एजुकेशन को लेके बहुत से लोग ये समझते हैं, ख़वातीन मुझे लगता है हेजिटेट इसलिए भी करती हैं कि शायद हम इतने प्रोफेशनल नहीं, हमारी लैंग्वेज बैरियर ना आ जाए। देखें स्किल इस टाइम पे इतनी ज़रूरी है। अगर आपके पास स्किल है ना, तो आप अगर एक टेलर भी है ना, तो टेलर के लिए भी अब आपको अप टू डेट होना ज़रूरी है। आपको एक टिपिकल डिज़ाइनिंग से आप प्रोफेशनल डिज़ाइनिंग की तरफ आम टेलर भी आना शुरू हो गए। अब उसमें क्या है कि अपने स्किल को कैसे कैसे आप वक्त के साथ आगे लेके जाते हैं और ग्रूम करते हैं। सही बात है। तो ये चीज़ें बहुत डिपेंड करती है। मेंटल पीस
जिस तरह से आदमी के लिए ज़रूरी है तो औरत के लिए भी सबके लिए ज़रूरी ज़रूरी है, है। बिल्कुल हर एक के लिए। और अभी जो दौर चल रहा है, आप देखें ऊपर नीचे आपको कुछ ना कुछ सुनने को भी मिल रहा होता है। अब फाइनेंशियली अगर एक इंसान नहीं है स्ट्रॉन्ग या उसकी बेसिक नेसेसरीज पूरी नहीं हो रही तो ऑब्वियसली वो स्ट्रेस में तो होगा। और स्ट्रेस इज द लीडिंग कॉज ऑफ एवरीथिंग एक्चुअली। जो और आप चीज़ उठाएं कहेंगे जी इसमें एक कॉज स्ट्रेस है। कमल टाइम बड़ा मुख्तसर है, लास्टली कोई बात जो आप ऐड करना चाहते हैं, प्लस जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, किस तरह से आपसे जुड़ सकते हैं? देखिए, मेरे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि मेरा कांटेक्ट नंबर, मेरे प्रोफेशनल जो भी हैंडलर्स हैं, आप उसके थ्रू मेरे पास आइए। मैं आपको ओरिएंटेशंस दूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप अपना लीगल लाइसेंस लेने के बाद कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरी अंडर मेंटोरशिप आ सकते हैं। और मैं पैगाम ये देना चाहूँगी ख़ास तौर पे हस्बैंड्स को और फादर्स को कि अपनी बच्चियों को, अपनी वाइफ को फाइनेंशियली तो सपोर्ट आप करते ही हैं, लेकिन मेंटली सपोर्ट ये कीजिए कि अगर उनमें थोड़ी सी भी कोई स्किल नज़र आ रही है, आपको लगता है वो डाउन है, वो मेंटल स्ट्रेस से गुजर रही हैं, तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लाएं। रिस्पेक्टेबल वे से भी आप काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने फेस के साथ आना है या फेसलेस आना है। आप पर्दे में रहते हैं, नहीं रहते, ये आपके ऊपर, आपकी चॉइस है, आप कैसे उसको यूटिलाइज़ करते हैं। मीडिया को या सोशल मीडिया को ख़ास तौर पर यूटिलाइज़ करना आपके अपने हाथ में है। यूथ को पेरेंट्स सपोर्ट करें, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बहुत आगे निकल चुके हैं, उनकी माइंडसेट हमारे मिलेनियर्स वाले नहीं है। सही बात है। आप उनको उनकी एजुकेशन के साथ मौके प्रोवाइड करें, क्योंकि स्किल के बगैर आगे कुछ नहीं है, चाहे आपकी डिग्री हो। स्किल है तो आप आगे माशी तौर पे स्ट्रांग हो सकते हैं। और इसके लिए ये इसको चेंज करने की जरूरत है, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है और हर तरह से जरूरत है। कमल साहब, थैंक यू वेरी मच, सो ग्रेट टू हैव यू। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? what टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पेनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इत्तला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें, तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। मंथली प्रो मैक्स प्लस के साथ 200 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS के साथ रहें कनेक्टेड पूरा महीना। इसके साथ मिले जोंग टीवी की फ्री स्ट्रीमिंग, मोबाइल इंश्योरेंस और ढेरों डिस्काउंट्स भी सिर्फ 2300 रुपए में। डायल *7331#। शदीद सर दर्द की सूरत में मेरा भरोसा पेनाडोल एक्स्ट्रा। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। दवाई के इस्तेमाल से मुज़र असरात की सूरत में इत्तला मुतालिका कंपनी और ड्रैप को दें। इस दवा का इस्तेमाल लेबल पर दर्ज हिदायत के मुताबिक करें। गुर्दों, हाई ब्लड प्रेशर और अमराज जिगर के मरीज डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। रोशनियों से जगमगाते इस स्टेज पर अब आवाजें नहीं, कहानियां गूंजेंगी। Meet the Sweet 16, the Super 16, the Final 16. ये वो स्टेज है जब ख्वाबों को मिलता है माइक। 16 reasons to watch, 16 stories, one stage. अब बात सिर्फ गाने की नहीं, ये है हिम्मत, जज्बे और एतमाद की आजमाइश। काला राउंड है, गला तो देखना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं जाने देंगे। लेकिन अब फैसला सिर्फ जजेस का नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। 16 hopes, 16 dreams, the top 16.
देखना मत भूलिएगा पाकिस्तान आइडल गाला राउंड, जहां आवाज ही नहीं जज्बा भी बोलता है। Golden Pearl का न्यूट्रीसीरम वाला हेल्थी व्हाइट एडवांस केयर मॉइस्चराइजिंग लोशन। लव योर स्किन। क्योंकि आ गया नया लीज मैक्स, जिसके ऐसे ऐसे शिबे हैं मैक्स क्रंच, मैक्स फ्लेवर और मैक्स टेस्ट। न्यू लीज मैक्स, द अल्टीमेट पोटैटो चिप एक्सपीरियंस। मंथली प्रो मैक्स प्लस के साथ 200 GB डेटा, लातादाद कॉल्स और SMS के साथ रहें कनेक्टेड पूरा महीना। इसके साथ मिले जोंग टीवी की फ्री स्ट्रीमिंग, मोबाइल इंश्योरेंस और ढेरों डिस्काउंट्स भी सिर्फ 2300 रुपए में। डायल *7331#। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। इससे पहले कि आप अगले मौजू की तरफ जाएं और अगले मेहमान की तरफ जाएं, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात हमें करनी है। वो ये कि चूँकि इससे पहले भी आज हम शो में बात कर रहे थे ना कि अब हम इस्तकबाल रमज़ान की तरफ बढ़ रहे हैं, रमज़ान की आमद है, ऐसे में रूटीन चेंज हो जाती है, काफ़ी कुछ बदल जाता है। तो ऐसे में हमारा भी सेट तो नहीं बदला, लेकिन हमारी रूटीन थोड़ी सी बदलेगी और हमारा राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल आप एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। जो कि नहीं करेंगे बल्कि आप रात 10 बजे राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल देखेंगे। आपकी मुलाकात हम करवाएंगे बहुत सारे लोगों से, इस्लाम पे भी हम बात करेंगे, बहुत सारे डाइवर्स टॉपिक्स हमने इस बार डिसाइड किए हैं और आपके इंटरेस्ट के मुताबिक और आपके फेवरेट सितारों से भी मुलाकात करवाएंगे कि उनका रमजान कैसे गुजरता है। तो क्या है राइजिंग पाकिस्तान रमजान स्पेशल, लेट्स हैव अ लुक। रमजान आ रहा है फिर से, माहे मेहरबान, नए अंदाज में होगा राइजिंग पाकिस्तान। बात होगी दुनिया की भलाई की, लेंगे उल्मा की रहनुमाई, सहरो अफ्तार में कैसे हों पकवान, बताएंगे हमारे माहिर मेहमान, जारी रहेगा मामूल का सफर भी और पहुंचाएंगे आप तक खेल और सियासत की खबर भी। साथ होंगे शोबिस और सोशल मीडिया के सितारे और कुछ कामयाब नौजवान हमारे। तो इस बार होगा रमजान सिर्फ राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान रमजान इज स्पेशल, आप इंशाल्लाह बहुत एंजॉय करेंगे। कमिंग बैक टू दिस शो विच इज़ लाइव, दिस इज़ राइजिंग पाकिस्तान, जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं। और अब आपकी मुलाकात हम कराएंगे एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत से, जिनको तकरीबन हफ्ते में एक आध मुलाकात हो ही जाती है समहाउ, क्योंकि ही इज़ वेरी एक्टिव माशाल्लाह। जब भी कोई इवेंट हो रहा होता है, वो चाहे रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़ा हो या बिजनेस से जुड़ा हो, माशाल्लाह 3 दहाइयों से वो मैं कहूँगा कि खिदमत कर रहे हैं इस मिट्टी की, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं। आज हमारा मौजू थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के, उसमें उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है। बिकॉज इस वक्त एक बहुत अहम मनसब पर वो फाइज हैं, बड़ी जिम्मेदारी उनके कांधों पर है, जो कि एक लीडिंग चैम्बर है पाकिस्तान का, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके प्रेसिडेंट हैं, नहीं मैं बात करूँ सरदार ताहिर महमूद साहब की, और इसके अलावा ज़ाहिर है बहुत ज़बरदस्त वो काम करते आ रहे हैं डिफरेंट डोमेन्स में। थोड़ा सवाल ये भी रखेंगे कि आज जब वो मुड़कर देखते हैं तो 30 साल पहले की ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी में कितना फ़र्क है। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, कैसे हैं? जी थैंक यू वेरी मच, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। पहले मुझे बताएं कि मसरूफियत बहुत ज़्यादा आपकी, कल भी आप मुजफ्फराबाद एक इवेंट पे थे गालिबन, दैट वाज रिगार्डिंग ओवरसीज राइट? एग्जैक्टली। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट था, AJK गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज़ किया था, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये इनिशिएटिव था, प्राइम मिनिस्टर AJK राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब का। उन्होंने गैदर किया कल पाकिस्तान में बसने वाले और उसके अलावा जो डायस्पोरा है हमारा कश्मीर से रिलेटेड स्पेसिफिकली, जो UK और दूसरे दीगर ममालिक में सर्व कर रहे हैं, उन सब को आज़ाद कश्मीर में बुलाया और वहाँ का जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो उनके सामने रखा कि यहाँ पर
क्या इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वन विंडो सोल्यूशन जो है उसका कल उन्होंने बाकायदा आगाज़ किया और बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था। पीपल वर वेरी हैप्पी और बहुत से वर्किंग ग्रुप्स बने, फिर उन वर्किंग ग्रुप्स ने अपनी वर्किंग की और फिर आखिर में कंक्लूड किया पीएम साहब ने। और जो आज़ाद कश्मीर में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशली टूरिज़म को लेके, हॉस्पिटैलिटी की इंडस्ट्री है, माइन एंड मिनरल्स हैं, और उसके अलावा आईटी से रिलेटेड क्या हो सकता है। वहाँ 5 इयर्स का टैक्स हॉलिडे है इंडस्ट्रीज़ के लिए। आप वहाँ पर अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी है या तवानाई है, उसमें आप न सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बल्कि अपनी इंडस्ट्री के लिए खुद आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके, और बड़े चीप रेट्स के ऊपर, और हाइड्रो का बहुत वहाँ पे आपको पता है पोटेंशियल है। तो ये बड़ी जो अपॉर्चुनिटीज़ थी वो टेबल की। तो एक तो जो आज़ाद कश्मीर है और जो हमारा कश्मीर का इशू है, ना सिर्फ कल उसको भी हाईलाइट करने में मदद मिली, बल्कि कश्मीर को अदर वे दूसरी नज़र से देखने का भी मौका मिला कि यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी किस तरह हो सकती है और कैसे गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है और आपको सपोर्ट कर रही है कि अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कारोबार करना चाहें, तो आपके पास कितना ह्यूज जो पोटेंशियल है वो मौजूद है। और हम कश्मीर के साथ सिर्फ खड़े ना हों बल्कि कश्मीर को तामीर करने में अपना किरदार अदा करें। बहुत ज़रूरी है कि इनकरेज किया जा सके, अपॉर्चुनिटीज़ टेबल पे रखी जा सके, ताकि यंगस्टर्स को पता तो चले। एक ज़माना था जब कहा जाता था ये इतनी तालीम हासिल करे उसके बाद सरकारी नौकरी लगनी चाहिए, रिश्ते के लिए आते थे पूछते थे सरकारी नौकरी है लड़के की तो रिश्ता पक्का होता था। ये एक माइंडसेट था। अब क्या माइंडसेट कितना यंगस्टर्स का चेंज होता आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, हमें बिजनेसेस के नए एवेन्यूज तलाश करने हैं, हमें रिस्क लेना है। ये माइंडसेट आपको कितना चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल बजा फरमाया, ऐसे ही था। और हम भी बचपन से यही देखते आ रहे थे कि जो जॉब कर रहा होता था बच्चा घर में, उसकी आवभगत भी बहुत होती थी और पूरी हमारी नेशन का माइंडसेट था। जैसे जैसे इन जॉब्स की स्कार्सिटी स्टार्ट हुई, कंपटीशन बढ़ा और जो जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम हुई, और जो प्रोफेशनल एजुकेशन और स्किल्स हैं उनकी डिमांड बढ़ी, तो लोगों का माइंडसेट चेंज होना शुरू हुआ कि हमें जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बनना चाहिए। तो आपको बजाय इसके कि पढ़ने लिखने के बाद आप किसी जॉब की तरफ देख रहे हों, आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। और इतने एवेन्यूज़ हैं जहां पर आप बहुत कम सरमाए से अपना बिजनेस ना सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं बल्कि ट्रेंड्स को फॉलो करते हुए आप अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस भी ले सकते हैं। और इसकी हमारे पास बहुत सी एग्जांपल्स जो हैं वो मौजूद हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे थे उन्होंने आईटी की फील्ड में, एआई की फील्ड में टर्न अराउंड किया है और मिलियन ऑफ डॉलर्स भी अर्न किए इस मुल्क में, मुल्क के लिए फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में, और ख़ुद अपनी और अपनी फैमिलीज़ की लाइफ को भी टोटली मैं समझता हूँ कि ट्रांसफॉर्म किया है, और अपने माशरे में भी लोगों के लिए जॉब क्रिएशन के ज़रिए अपना जो बेहतरीन कंट्रीब्यूशन है वो भी किया है। अच्छा तारिक साहब, ऐसे में अब ज़ाहिर है हर नौजवान एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, ये भी चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि बिजनेसेस क्रिएट होंगे तो जॉब्स भी तो करनी है लोगों ने, तभी तो वो बिजनेसेस चल सकेंगे, टीम मेंबर्स भी तो बनने हैं ना। एग्जैक्टली। सो आपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमें बताएं कि ऐसी कौन सी ट्रेड्स हैं अगर किसी को पता हो कि उसके अंदर मौजूद हैं तो वो बहुत अच्छा बिजनेसमैन या बिजनेसवुमन बन सकते हैं? देखिए, आजकल तो अगर आप देखें कि बहुत कम सरमाए से भी बहुत से बिजनेसेस हैं जो स्टार्ट किए जा सकते हैं। डेफिनेटली आप डिजिटाइजेशन का दौर है, हर चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रही है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग से लेके ऑनलाइन मार्केटिंग, शॉपिफाई, ई कॉमर्स, उसके अलावा आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स है। जो स्किल सेट है अगर आपके पास मौजूद है और
कोई आजकल मैं समझता हूँ कि बहुत सी ऐसी हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं कि जिनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, बट उनके पास विजन था, कंसिस्टेंसी थी और हार्ड वर्किंग थे और उन्होंने राइट बिजनेस का इंतखाब किया, तो वो कामयाब हुए। स्किल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट आई थिंक कि आपके पास जो स्किल है, अगर रेलिवेंट स्किल आपके पास मौजूद है और उसके ऊपर आप काम करें। आजकल आपको पता है कि गवर्नमेंट भी बड़ा इनकरेज करती है स्किल डेवलपमेंट के लिए, मुख्तलिफ इदारे बने हैं। हमारी 62% के करीब यंग पॉपुलेशन है जो हमारा एक एसेट बन सकती है और वो एसेट इसी सूरत में बन सकती है कि जब हम उनको ट्रेन करें, उनको कोच करें और उनको स्किल्स जो हैं वो रेलेवेंट स्किल्स प्रोवाइड करें। तो पूरी दुनिया में इस वक्त आप अगर देखें तो जापान की इस वक्त पॉपुलेशन में नेगेटिव ग्रोथ है, तो वहाँ पर उनको नर्सिंग का स्टाफ भी चाहिए, HR एक्सपोर्ट कर सकते हैं, HR एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ बहुत डिमांड है। लेकिन हमें रेलिवेंट, मैं चूँकि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ डेलीगेशंस को होस्ट करता हूँ, यहाँ मुख्तलिफ हमारे पास एम्बेसडर्स आते हैं, तो हमें ये उससे अंदाज़ा है कि रिक्वायरमेंट क्या है वहाँ, क्या रिक्वायरमेंट है। और ये बड़ा अच्छा आपने कहा कि देखें रिक्वायरमेंट है मुख्तलिफ मुल्कों में, लेकिन सिर्फ ये सोचना कि मुझे बाहर जाना ये गलत सोच है। हाँ, मुझे स्किल सेट लेकर बाहर जाना ये एक दुरुस्त अप्रोच है जो कि होना चाहिए। और आपने दरवाजे भी खोल रखे हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। मैं देख रहा था अदर डे वो एक इवेंट था, आपने तब भी कहा कि यूथ है, जितने इवेंट्स आपने करने हैं, वी आर हेयर, वी आर सपोर्टिंग। ये बड़ी अच्छी बात होती है कि आप सपोर्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब इस तरह चैम्बर सपोर्ट कर रहा होता है, आप एक स्पेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, गाइडेंस भी साथ मिल रही होती है, तो एक इनकरेजमेंट मिल रही होती है। चूँकि आपका ज़्यादा जो एक्सपीरियंस रहा वो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से रहा, सरदार साहब, एक राय जो कि आजकल कायम हो चुकी है पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान में, स्पेशली मैं इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल रख रहा हूँ कि हम क्यों इन्वेस्ट करें पाकिस्तान में, या क्यों इन्वेस्ट करें रियल एस्टेट में। जब हम ROI की बात करते हैं वो कहते हैं जी हम दुबई में क्यों ना इन्वेस्ट कर दें, या हम फलानी जगह इन्वेस्ट क्यों ना कर दें, हम यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करें। तो व्हाट्स योर आंसर ऑन दैट? देखिए जी, जो पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट है ये एक्चुअली रियल एस्टेट मार्केट है। यहाँ जो प्रॉपर्टी है वो रियल में डिमांड बेस्ड इकोनॉमी है हमारी। हम तकरीबन 25-26 करोड़ आबादी का मुल्क हैं। बिल्कुल। हम इस वक्त तकरीबन कुछ 20 मिलियन के करीब हाउसिंग यूनिट्स की डेफिशिएंसी में हैं। बिल्कुल सही है। और इसमें हर साल तकरीबन 15 लाख का इजाफा होता जा रहा है। आप अगर आप पाकिस्तान को कंपेयर करें दुबई के साथ, और पाकिस्तान की मार्केट का दुबई की मार्केट के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। इस वक्त वहाँ 2 लाख यूनिट्स सरप्लस हैं। और वो कोशिश कर रहे हैं कि 2030 तक कोई तकरीबन 0.8 मिलियन जो नए यूनिट्स हैं उनकी डिमांड क्रिएट की जाए। इसलिए आपने देखा गोल्डन वीज़ाज और बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी पूरी दुनिया में वो ऑफर कर रहे हैं ताकि लोग आएं। दूसरा, वहाँ पर टिकट साइज बहुत बड़ा है। बहुत छोटा सा अपार्टमेंट भी अगर आपने बाय करना है तो वो आपको मिलियन 1.2 मिलियन दिरहम से कम में शायद कोई बहुत डाउनटाउन और कहीं जाके भी आपको नहीं मिलता। 1.2 मिलियन जो है वो पाकिस्तान में 10 करोड़ रुपए है। तो इतने में तो यहाँ आपको पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर एक अच्छा घर मिल सकता है। तो हमारा टिकट साइज स्टार्ट हो जाता है 20-25-30 लाख रुपए से। सही है। और फिर हमारा जो ये हाउसिंग का अफोर्डेबल हाउसिंग है, इसमें गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है। इस सूरत में कि अब गवर्नमेंट ने जो बैंक्स हैं उनको ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि जो लो बजट लोग हैं वो अपने घर के लिए अगर लोन लेते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे 10 से 15 साल 20 साल के, और 5% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब्सिडाइज करेगी बैंक्स को, और बैंक 5% के ऊपर लोगों को ये लॉन्ग टर्म लोन्स ऑफर करेंगे। हाँ,
इसमें हमारी सजेशन ये है कि 2 मिलियन तक की इसमें रखी गई है, तो 2 मिलियन में जो घर है वो नहीं बन लेकिन इसमें सकता। कंडीशंस नहीं है कि ऑलरेडी किसके पास प्लॉट हो कंस्ट्रक्शन के पर्सपेक्टिव से? वो एक डिफरेंट प्रोग्राम है Okay. और एक ये डिफरेंट है। सही। तो इसको अगर कोई 10 मिलियन तक अगर लोगों को आप इसके अंदर एंगेज करें तो फिर ये है कि जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है और वो लोग जो जॉब्स कर रहे हैं वो घर बना भी सकेंगे। बजाय रेंट पे घर लेने के आपसे जो है वो इस स्कीम से फ़ायदा उठाते हुए अपना घर बना सकते हैं। अभी मैंने मलेशिया के एम्बेसडर को विज़िट किया तो उसने मुझे ये कहा कि हम जो हाउसिंग का लोन है ये जनरेशन में शिफ्ट करते हैं कि एक 50 या 55 साल का कोई फ़र्द है तो अगर उसको हाउसिंग के लिए लोन चाहिए तो डेफिनेटली बैंक ये देखते हैं कि 10-15 साल में शायद ये उस कंडीशन में ना हो, सरवाइव ना कर सके, तो वही लोन उससे 2 जनरेशन्स में वो पे कर सकता है ताकि लोग अपना घर बनाएं और उसको सब्सिडाइज रेट के ऊपर 3% 2% के ऊपर वो हाउसिंग लोन की फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जितनी बड़ी आबादी है 2040 तक 43% ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारे 7 बड़े अर्बन सिटीज़ हैं उनके अराउंड आबाद होगी। तो उसके लिए हमें प्लान्ड हाउसिंग चाहिए ताकि लोगों को पार्क्स भी मिलें, स्कूल भी मिलें, यूनिवर्सिटीज़ भी मिलें और किसी रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत जो हमारी आबादी है वो बढ़े, ना कि स्लम्स में आबादी बढ़े कि 5 मरले का प्लॉट ले लिया, रजिस्ट्री करा ली, वहाँ सामने 10 फुट गली है, वहाँ 15 फुट गली है, ओपन सीवरेज है, ऊपर ड्रेनेज है। तो इन सब चीज़ों का काम जो ख्याल रखना रेगुलेटर्स की ड्यूटी है, जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं उनकी ड्यूटी है, और जो आपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की तो वो भी यही है कि जो अच्छे काम करने वाले लोग हैं उनको इनकरेज किया जाए कि बजाय वो यहाँ से बाहर जाके अपॉर्चुनिटीज़। अब मैं बेशुमार लोगों को जानता हूँ जो पाकिस्तान में हाउसिंग सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, तो उन यहाँ पे चूँकि कुछ पिछले दिनों में गवर्नमेंट का भी शायद फोकस नहीं था इस कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट की इंडस्ट्री की तरफ, ट्रांजैक्शन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, 10-15% ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फिर टैक्सेस। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।